हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ अब तक चली आ रही थी। आज हम अपनी क्लास 7 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 10। मैं उम्मीद करती हूँ आपको 1 से 9 तक के सारे चैप्टर समझ में आए होंगे, और क्लास 6 के भी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अगर आपको क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। कि मतलब जो अभी तक आपने 1 से 9 चैप्टर में देखा, वुमेंस के साथ क्या क्या गलत हुआ, पुअर्स के साथ क्या क्या गलत हुआ, किसने किसने कैसे इक्वालिटी के लिए लड़ाई की, फेस किया उन सब चीज़ों को, उन सब प्रॉब्लम्स को। तो अब हम देखेंगे किसने क्या क्या स्ट्रगल्स किए। Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people live in India are highly unequal. ठीक है, poverty हमारे जो इंडिया में बहुत सारे लोग अनइक्वल रह रहे हैं। ठीक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई उससे बिलो पोवर्टी लाइन भी है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है पोवर्टी, या जो हमारे पास रिसोर्सेज कम है। ठीक है, discrimination on the basis of person, religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. ठीक है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन उनके कास्ट को लेके, उनके सेक्स को लेके, उनके रिलीजन को लेके, लड़का लड़की, मेल फीमेल, ओबीसी, एसटी एससी, जनरल और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब को लेके क्या होता है, जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके वजह से क्या होता है, लोग यहाँ पे अनइक्वल हैं और अनइक्वल जैसा क्या करते हैं, फील करते हैं और वैसी लाइफ क्या है, जी रहे हैं। Poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality in and the other begins. ठीक है, जो पोवर्टी है या लोगों के रिस्पेक्ट्स है, डिग्निटी को लेके, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए हमारे मन में अलग अलग फीलिंग्स हैं, तो ये सब इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं धीरे धीरे कि हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि कब एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। एज यू हैव रीड, दलित, आदिवासीज एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वुमेन चेंज द वर्ल्ड, यही सारा चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो दलित, आदिवासीज और मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। वो क्या कर रही हैं, स्कूल में बस मुस्लिम की लड़कियां 3 साल तक जाती हैं और दलित की लड़कियां क्या होती है 4 ईयर्स तक जाती हैं। तो उनका ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। This is a combined outcome of poverty, social discrimination and the lack of good quality school facilities for these communities. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, मिला जुला एक रीज़न है गरीबी का, डिस्क्रिमिनेशन का, एक अच्छी क्वालिटी के स्कूल का, और हमारे जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनको अलग अलग टाइप के जो हम भेदभाव करते हैं, उनको एक अच्छी स्कूलिंग न दे पाना, उनको एक अच्छी लाइफ न दे पाना। तो ये सारे मिले जुले कारण हैं कहीं ना कहीं। अब स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो हर एक कम्युनिटी में, हर विलेज में, हर सिटी, हर टाउन में आप किसी न किसी एक पर्सन को इतना रिस्पेक्ट के नाम से, उनके नाम से जानते होगे, उनको रिस्पेक्ट देते होगे। और आप उनको किस नाम से जानते होगे कि आप उनको एक फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे आप उनको इक्वलिटी के लिए लड़ते हुए देखे होगे, इसलिए आप उनको उस नाम से जानते होगे। इसका शॉर्ट एंड सिंपल मतलब है कि आपने हर जगह कहीं ना कहीं ये देखा होगा, हर कम्युनिटी, हर विलेज, हर टाउन, हर सिटी में आपने एक पर्सन तो ऐसा ज़रूर देखा होगा जो क्या होता है, इक्वलिटी के लिए लड़ता है और फिर वो आगे उसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसी के स्ट्रगल्स, उसी के
प्रॉब्लम्स जो उसने इतनी फेस की होती है, उसके वजह से कहीं ना कहीं उस टाउन, उस सिटी में क्या होता है, इक्वलिटी आई हुई रहती है। तो हम उसको इन फ्यूचर्स भी फ्रीडम फाइटर या फाइट फॉर इक्वलिटी के नाम से, उनके रिस्पेक्टेड नाम से उनको क्या करते हैं, जानते हैं। Some of these person become more widely recognized because they have the support or represent large number of people who have united to address a particular issue of inequality। ठीक है, इन पर्सन्स जो होते हैं, इनके साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी खड़े होते हैं एक साथ मिलके, जो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ठीक है, in India there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important। ठीक है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग एक साथ आके खड़े हुए हैं, और जो स्ट्रगल्स उनको लगता है कि ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या करना चाहिए, ये इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए सामने आते हैं और फाइट भी की है उन्होंने। The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue। जो तवा मत्स्य संघ हुआ था मध्य प्रदेश में, वो एक और एग्जाम्पल है जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और वो क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर इशू के लिए लड़ते हैं। There are many such struggles such as those among Bedi workers, fisher folk, agriculture laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way। आपने बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स देखे होंगे, फिशरमैन के अलग देखे होंगे, बेदी वर्कर्स के अलग देखे होंगे, स्लम्स ड्वेलर्स के अलग देखे होंगे, लेबरर्स के अलग देखे होंगे, जिन्होंने अपने अपने राइट्स के लिए क्या किया है, अपने अपने तरीके से स्ट्रगल्स किए हैं। अब जो तवा मत्स्य संघ है वो क्या था, उसकी पूरी कहानी हम जानेंगे और उसमें देखेंगे कैसे स्ट्रगल्स हुआ था। तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कॉपरेटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ये एक ऐसा संघ था, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फिशर वर्कर्स के लिए हुआ था, जिनको क्या कर दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था। ठीक है, कि उनको वहाँ पे सतपुरा जो फॉरेस्ट था वहाँ पे काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ था, फाइट हुआ था। The Tawa Dam began to be built in 1958 and was completed in 1978. It submerged large area of forest and agricultural land. The forest dwellers were left with nothing। जो तवा डैम बन रहा था, ठीक है, वो 1958 में बन रहा था और कंप्लीट कब हुआ, 1971 में। तो जब वो कंप्लीट हुआ तो वो अपने साथ साथ बहुत जो बड़ा एक फॉरेस्ट एरिया था वो अपने साथ साथ क्या हुआ, सबमर्ज कर लिया। तो जो वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको अब कुछ भी उनके पास काम नहीं बचा था। ठीक है, तो जब वो डैम बन गया था तो उनको एक अच्छा रास्ता सूझा था कि वो फिशिंग करें। ठीक है, फिशिंग करें, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं फ़िशिंग क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। तो जो प्राइवेट सेक्टर वालों थे वो लोग आके उन लोगों को हटाने लगे, तो उसी के लिए ये फाइट शुरू हुई थी। Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their mere farms found a livelihood in fishing। ठीक है, वो सब क्या हुए, एक रिजर्वॉयर्स के पास सेट हो गए और उनको अपनी लाइफ्स किस में दिखने लगी, अपनी लाइफ्स उनको फिशिंग में दिखने लगी। वो फिशिंग करके अपनी जो लाइवलीहुड थी वो चलाने लगे। On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch। ठीक है, 2 जनवरी 1997 को 33 विलेज के लोगों ने क्या किया था, एक नया साल सेलिब्रेट किया था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जैसा कि हम लोग इंडियन, ये क्लास 11 का भी एक चैप्टर है, हम जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग एक लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी चीज़ें चेंज हो तो आपको उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो इक्वालिटी है वो सब के लिए एक जैसा ही मानता है। ठीक है, मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कंटिन्यूसली रिफर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल।
जो भी मूवमेंट्स और जो भी स्ट्रगल्स हुए हैं तो वो किस बेसिस पे हुए हैं, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि जो हमारी इक्वालिटी और जस्टिस है वो सबको मिलेगा। तो उसी बेसिस पे हमारे इतने सारे मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स क्या हुए हैं, आज तक सक्सेसफुल हुए हैं। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issue। हमारे डेमोक्रेसी में ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं जो कि हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं कि जो हमारा इक्वालिटी है वो और अच्छे से बढ़े, और ये लोग हमेशा पुराने मुद्दों को देखते हैं कि उस पर कहीं कोई इशू तो नहीं है, और ये लोग हमेशा नए इश्यूज़ पे भी वर्क करते रहते हैं, और ये लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और आगे तक जाए। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू अ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमेशा समानता के लिए लड़ाई करना ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ इक्वालिटी के लिए इशू होते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इशूज़ दैट फेस पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी। इस बुक में आपको यही समझाने की कोशिश की गई थी कि जो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं एक इक्वालिटी के लिए, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एक डेमोक्रेसी में। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री, जैसे जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो एक प्राइवेट सेक्टर में, जितने भी हेल्थ सेक्टर है वो प्राइवेट हो गए हैं, तो हमारे जो पब्लिक हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती हैं। द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेस एक्सर्ट ऑन द मीडिया, जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग मीडिया के चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे मीडिया को पूरे बिग बिजनेस हाउस क्या करने लगे हैं, कंट्रोल करने लगे हैं। द लो वैल्यू गिवन टू वुमेन एंड देयर वर्क, जो घर की औरतें होती हैं, वो जो घर का काम करती हैं, उनको कैसे हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं। द लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन, और कैसे जो कॉटन उगाता ही है, जो उगाता है, जो मेन उसको प्रोड्यूस करता है, उसको ही सबसे कम अर्निंग मिलती है। These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the country। तो ये सारे जो इशू हैं वो हमारे गरीब, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी हैं, उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक इकोनॉमिक कंसर्न है, जो कि सोशल इक्वालिटी, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि इस पर वर्क करके हम क्या कर सकते हैं, सोशल इक्वालिटी ला सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। यहाँ पे हमारा क्लास 7 जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। हम क्लास 8 की सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर किसी को भी क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT एक्सप्लेनेशन के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।